आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया के एक विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम बांग्लादेश पर बात करने वाले हैं क्योंकि बांग्लादेश में हालात और स्थिति बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि सोमवार को भी शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता मोहम्मद मोतालेब शिकदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। गोली कान से सटकर निकली, कान फट गया, काफ़ी खून बहा है और शिकदर का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको पता है कि 12 दिसंबर को उस्मान हादी, जो बड़े छात्र नेता थे, जो आंदोलन हुआ शेख हसीना के ख़िलाफ़, उसमें एक प्रमुख चेहरा थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और हत्या की खबर आने के बाद पूरे बांग्लादेश में और ख़ासकर ढाका में हिंसा हुई, 2 लोगों की मौत हुई, तमाम अखबारों के दफ्तर फूंक दिए गए और उनके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ ढाका की सड़कों पर नज़र आई। तो ये दूसरा हमला जो है छात्र पर हुआ है और उसके बाद फिर से विरोध के स्वर तेज़ हो गए हैं और ख़ासकर तमाम छात्र नेता ये कह रहे हैं कि इन हत्याओं के पीछे भारत का हाथ है। और इस बीच एक हिंदू की भी मौत हुई थी जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसके विरोध में भी हिंदू जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उन्होंने भी ह्यूमन चेन बना के प्रोटेस्ट किया। शाही साहब, एक बैकग्राउंड हमें जल्दी से दर्शकों को दे दिया ताकि उनको पता हो कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में लगातार जो शेख हसीना विरोधी छात्र थे या जो छात्र नेता थे, उनकी एक की तो हत्या हुई और एक हत्या की कोशिश हुई और ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये आप प्रचार में ऑलरेडी लगे हुए हैं। और ये जो दूसरा ये लड़का है जिसका नाम मोहम्मद मोतालेब है, ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी, वही जो स्टूडेंट्स की अपनी जो पार्टी है, जी, उसी स्टूडेंट पार्टी से, उसी छात्र आंदोलन से निकल करके आए थे, उसी से तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। इन हमलों को आप कैसे देखते हैं? और बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को चुनाव होने हैं 2026 को लेकर के, वो क्या रास्ता कठिन होता जा रहा है? देखिए, पहले तो सौरभ, ये जो 2 इंसिडेंट हैं उसको हम लोग को अलग करके देखने की ज़रूरत है। चूँकि उस दिन रात को प्रोटेस्ट शुरू हुआ जब उस्मान हादी के मौत की खबर आई और प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए, और चूँकि उसी दिन रात कह लीजिए, शाम कह लीजिए, 8:30 बजे वो जो हिंदू गारमेंट वर्कर था उसको लिंच किया गया, तो लोग इसको मिला दे रहे हैं। 2 अलग अलग इंसिडेंट हैं, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं। प्रोटेस्ट जो हुई वो उस्मान हादी के हत्या के अगेंस्ट में हो रही थी। जो गारमेंट वर्कर, जिस हिंदू गारमेंट वर्कर को किया गया, दास को, उनकी लिंचिंग जो है वो लोग कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी वाले मामले को लेके हुई है। ये यहाँ पे मैं दर्शकों को याद दिला दूँ यहाँ पे कि ये जो ब्लास्फेमी वाला मामला होता है, जनरली ये बरेलवी जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और जैसा पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा है, कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें किसी पे आरोप लगाया जाता है कि फ़लाना ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में कोई चीज़ बयान दिया या कुछ ऐसी वक्तव्य दिए। हाँ, इश्तिंदा में, इसमें देखिए थोड़ा सा मैं इसको फ़र्क मानता हूँ। असल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमारे दर्शकों को समझने की ज़रूरत है। इश्तिंदा प्राइमरीली जो है भगवान को लेके होता है। प्रॉफिट मोहम्मद भगवान नहीं है, प्रॉफिट है, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है जो हम देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसमें बरेलवियों का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होता है। और याद रखें कि बांग्लादेश के पॉपुलेशन में बरेलवी जो है ओवरवेलमली रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनफैक्ट उत्तर प्रदेश से आप जितना पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको देवबंदी कम होते जाएंगे परसेंटेज में और बरेलवी ज़्यादा होते जाएंगे। मसला ये है कि ये पूरा का पूरा जो ब्लास्फेमी का आप मामला देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में भी हो, चाहे वो बांग्लादेश में भी हो, ये मोस्टली बरेलवी जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे डर की बात है क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे हैं। तो अगर ये मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, इसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई, तो जब मेन स्ट्रीमिंग कोई चीज़ की हो जाती है तो अब मेरा आपसे कोई और भी झगड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि आपके खिलाफ़ मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा जी लगाऊँ नारा। पाकिस्तान में बोलते थे, किसी को धमकी देनी होती थी ना, ये लगाऊँ नारा। लगाऊँ नारा का मतलब होता था कि ये नारा लगाऊँ कि तुमने ब्लास्फेमी जो है वो किया है। अब यहाँ पे इस वर्कर की जो लिंचिंग हुई है वो इसी बिना पे हुई है। लोग जो उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग हुई है उसमें ये लग रहा है कि अंदर में कुछ हुआ होगा, आपस में कोई बात हुई होगी, लेकिन किसी ने, अब आजकल तो फ़ोन पे फट से उन्होंने किसी को बाहर रिपोर्ट कर दी, मेरे ख्याल से मदरसा वदरसा में किया होगा, माहौल बनाया, वो लोग आए, फैक्ट्री वाले ने अपनी फैक्ट्री बचाने के चक्कर में इसको सुपुर्द कर दिया।
जबकि उसको छुपा सकते थे, पुलिस का वेट कर सकते थे, तो उसको सुपुर्द कर दिया और उसकी वहाँ पे लिंचिंग जो है हो गई। हालांकि गिरफ्तारियाँ वगैरह हो रही हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं। कल आप कह रहे हैं हिंदुओं ने ह्यूमन चेन बनाया, लेकिन जो गारमेंट वर्कर्स थे उसके अंदर जो यूनियंस हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। इनफैक्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेशन जो है फैमिली को दी जाए और तमाम चीज़ें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इसका बहुत छोटा कोई 1-1.5 साल का बच्चा है। हाँ, और दीपचंद्र दास, हाँ, वहाँ पे क्वालिटी वर्कर। तो एक तो ये इंसिडेंट है, ये एक डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समझ में आती है। यहाँ पे ये दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये रिवॉल्यूशन इन्होंने किया तो पुलिस बड़ी तादाद में भाग गई बांग्लादेश में, क्योंकि उन्होंने 13 साल मिलके सप्रेशन किया। हाँ, अब उनको भी मारा गया बड़ी तादाद में, तो वो उनके भागने से ये हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर वापस से खराब हो गया, मानी उसको आप रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकती। जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट कोई जीत के नहीं आती है तब तक ये काम उसके बस का ही नहीं टेक्नोक्रेट्स की कि वो इसको कर ले। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि उस्मान हादी की हत्या के बाद जो ये चीज़ हुई, एक चीज़ भारत में हमें बहुत ये केयरफुल रहना पड़ेगा अभी, कि भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो राइट विंग इकोसिस्टम है जो इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलती है, दिखाती है, ये अब उनके हाथ से भी बाहर निकल रहा है। आपको जाके देखना है। आप देखिए सोशल मीडिया में जो इकोसिस्टम है इस देश में, जब उसकी हत्या की गई लड़के की, तो इकोसिस्टम क्या बोल रहा था। उस्मान हादी की हत्या के बाद इकोसिस्टम इस तरह से प्रेजेंट कर रहा था कि जैसे अरे घर में घुस के मारा, हमने बदला ले लिया, एंटी इंडियन था। यानी गवर्नमेंट को समझ ही नहीं। अब आप एक तरफ कहते हैं हमारा इसमें रोल नहीं है, दूसरे तरफ आपके राइट विंग एलिमेंट्स जो हैं वो इसको इस तरह से दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हमने किया, और उससे माहौल ख़राब होता है बांग्लादेश में। और दूसरा मुझे कहना कि MEA क्या करेगा अब। MEA के लिए कितनी मुश्किल है कि उसको प्रीएम्प्ट करके, इस देश में एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर है जो दुनिया में हर चीज़ में ताल ठोक के पहले ही वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि इसमें MEA जो है बैकफुट पे चला जाए। तो इस सरकार को खुद भी सोचना चाहिए कि हमने इसको कैसा एक राक्षस बना दिया है जो हम ही को खाने के लिए अब आज उतावला है। हमारे फॉरेन पॉलिसी को वो अंडरमाइन कर रहा है। किसी ने मारा हो, कोई भी किया हो, आपके एलिमेंट्स जो आप क्यों ताली बजा रहे हैं? क्यों ताली बजा रहे हैं? यही वजह है कि इनफैक्ट जब हम लोग भी गए थे बांग्लादेश तो हिंदुस्तान के खिलाफ अच्छा खासा सेंटिमेंट, और दूसरा शेख हसीना को हमने पनाह दी ही। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जो इसको तस्लीमा नसरीन है, वो दिन भर क्या करती हैं, क्या लिखती हैं ट्वीट पे, आप उसको देखें। तो मामला ये है कि भारत के लिए तो कैच-22 सिचुएशन अब हो गया है कि आप हसीना को सुपुर्द नहीं कर सकते, क्योंकि कल से आपको फिर कौन ट्रस्ट करेगा, और सुपुर्द नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एंगर बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ तो जब तक इलेक्शन क्या है, इसके बाद तक ये चीज़ चलती रहेगी। दूसरी ये कि ये जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं फास्ट ट्रैक ट्रायल की हादी के केस में, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आप इसको कर दीजिए ना, वो नामुमकिन सा दिख रहा है। नामुमकिन सा इसलिए दिख रहा है कि आज हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फ़ास्ट ट्रैक हम इसका ट्रायल करेंगे, लेकिन फ़ास्ट ट्रैक ट्रायल में क्या होता है कि पुलिस अपनी जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट रख देती है तो उसके बाद 90 दिन लगते हैं। अब चुनाव होने हैं फरवरी में, तो टाइम कहाँ है कि उससे पहले हो जाए। तो अब कल से अब ये रस्साकसी शुरू हो जाएगी दोनों के दरमियान में कि वो कहेंगे उससे पहले करो। अब इनका जो अपना लॉ है उसमें जो फास्ट ट्रैक का प्रोविज़न है वही 90 डेज़ का, 90 डेज़ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन डन, मतलब चार्जशीट हैज़ बिन फाइल्ड। तो जब चार्जशीट फाइल ही इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, जाहिर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो कैसे 90 डेज़ में होगा। अब ये नया एक शिगुफा जो है वो शुरू हो गया इनके दरमियान। तो एक मोटा मोटी ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है इनसे चीज़ें संभल नहीं रही। यानी इनको ये 1 साल अव्वल लेना ही नहीं चाहिए था, इनको तुरंत इलेक्शन कराना चाहिए था। अब इनके क्या मकसद थे, इनके पीछे कौन है क्या नहीं है, ये तो बाद की बात है। अगर ये चुनाव कराते और एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो पॉपुलर गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल कैपिटल होता है इन चीज़ों से लड़ने का, हाँ? जो इनके पास नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनके पास कोई अपना पॉलिटिकल क्राउड भी नहीं है, ना क्लाउड है, भी नहीं है, ना क्लाउड है, ना क्लाउड है, और आप दबाव में अलग रहते हैं परमानेंट। आप मतलब एक तरीके से आपके पास ताकत नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को भी मजबूती से कंट्रोल करके कुछ कड़े फैसले ले पाए। वो आप नहीं कर रहे हैं। अब शाही साहब, इन छात्र, ये जो छात्र हैं जिसमें से एक का असैसिनेशन हुआ उस्मान हादी का, और ये दूसरा ये वहाँ के हीरोज़ हैं, और जिस तरीके से रिएक्शन हो रहा है बांग्लादेश में, इनकी हत्या का रिएक्शन हो रहा है, ये अखबारों के दफ्तरों को फूंक देना, क्योंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद तो अखबार शेख हसीना को ज़्यादा कुछ गुड लाइट में दिखा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब जल में रह कर के मगर से बैर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एंगर
कहीं ना कहीं उल्टा ना काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए बांग्लादेश। एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि मतलब यह सबसे हास्यास्पद तो पता है क्या है, प्रथम आलो जिसके अखबार प्रथम आलो सबसे बड़ा अखबार है हाँ, जिस पे हमला हुआ, और ये बहुत पुराना अखबार भी नहीं है, ये तो मुझे नहीं लगता कि 30 साल भी इसको हुए हैं, लेकिन इसने एक अपनी मुकाम जो है इतने जगह सालों में बना ली। इसमें सबसे हास्यास्पद बात ये है कि शेख हसीना पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि प्रथम आलो इज एंटी अवामी लीग, एंटी बांग्लादेश। ये अभी वीडियो निकाल के हमारे दर्शक जो है गूगल करके देख सकते हैं। पार्लियामेंट में उसने इस पे आरोप लगाया, जिस पे कि जो ये आरोप लगा रहे हैं बाकी लोग कि ये प्रो इंडिया और प्रो हसीना है। इस तरह की कोई बात नहीं है। बात ये है कि देखें, जब इस तरह का कोई भी रिवॉल्यूशन होता है तो इसमें 50 तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो छूट के बाहर आ जाते हैं। अब इसमें ये जो इतने सालों से दबाए गए जमात के लोग थे वो भी बाहर आए हुए हैं। बहुत नॉन जमात भी रिलीजियस फिगर्स हैं जिनको सप्रेस किया गया इतने सालों में, वो भी बाहर आया हुआ है। तो एक अराजकता की स्थिति है। मेन स्ट्रीम पार्टी का कोई आदमी प्रथम आलो या जो दूसरा अंग्रेज़ी वाला न्यूज़पेपर है उसके ऊपर जो अटैक हुए हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि इट डज़ नॉट सर्व देयर पर्पस। लेकिन अगेन, जब अराजकता होगी तो कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली मौका देख करके जिसको अपना व्यक्तिगत ग्रज सेट करना है, मौका मिल गया है। अच्छा, गिरफ्तार भी किया है बहुत लोगों को। अभी मैं लिस्ट देख रहा था किनको किनको गिरफ्तार किया है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से नज़र नहीं आ रहे हैं, मल्टीपल, हाँ, कंजर्वेटिव फैक्शन से नज़र आ रहे हैं कुछ, यानी कि किसी मदरसे से होंगे या इससे होंगे, लेकिन एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा नहीं कि जमात इस्लामी का कोई छात्र संगठन से सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ये भी नज़र नहीं आ रहा। तो वही अराजकता को का जो फ़ायदा उठा के जो लोग काम करते हैं वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अब मसला ये है कि अब इसको आपने तो कर दिया, साफ किसको करना पड़ रहा है? केयरटेकर गवर्नमेंट को, क्योंकि इमीडिएटली दुनिया के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने वो उनके जो मीडिया पे अटैक जो उन्होंने अपना ये कर दिया। तो एक वो चीज़ जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी भी सूरत हाल में इलेक्शन को टलना नहीं चाहिए। इलेक्शन होगा, जो जीत के आता है उसके पास पॉपुलर मैंडेट होगा। पॉपुलर मैंडेट अगर उसके पास होगा तो वो उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल होगी कि इस चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके, जो पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास नहीं दिख रही है। और छात्र हैं, जैसे जब वहाँ गए थे शाही साहब, तो हमारे कुछ छात्र लीडर से बात हुई थी, तो बड़ा होप दे रहे थे, उम्मीद दे रहे थे कि वो ऐसा बांग्लादेश होगा जिसमें सबको बराबरी का हक होगा, लिबर्टी होगी, सप्रेशन नहीं होगा, विपक्ष को भी जगह दी जाएगी, बोलने का अधिकार दिए जाएंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम होगी। लेकिन धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है? देखिए, ये मैं नहीं मानता कि कट्टरपंथ की तरफ कोई जा रहा है। कट्टरपंथ पहले जितने परसेंट लोग कट्टर थे पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपना अपना पोजीशन लेती है इस तरीके से कि जो सेल्फ सर्विंग हो। किस तरह से देश चला है 2009 के इलेक्शन, 8-9 के इलेक्शंस के बाद अभी तक, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह का कंगारू ट्रायल किया गया जमात के लीडरों के पास, किस तरह से मोतीउर रहमान निज़ामी को फांसी लगाई गई, सारा का सारा तो भीड़ तंत्र ही था। जब शाहबाद प्रोटेस्ट जो है वो मोतीउर रहमान निज़ामी को फांसी पे लगाने के लिए हो रहा था, तो उसको आप डेमोक्रेटिक भीड़ कहते हैं। अब जब उसके अगेंस्ट में हसीना को फांसी देने के लिए जब भीड़ कह रही है तो आप भीड़ तंत्र कह रहे हैं। तो ये हो नहीं। दिक्कत ये है कि दोनों आदमी सेल्फ सर्विंग है। भाई, कंगारू कोर्ट तब भी बनी, कंगारू कोर्ट अभी भी बनी है। उस ज़माने में भी आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, इस ज़माने में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं। उस ज़माने में भी आपने गिरफ्तार किया अपोजिशन के लीडर को, उनके एलिमेंट्स को बैन किया। चुनाव किस तरह से हुई है वो अब भी आप वो कर रहे हैं। मतलब सेल्फ डिफीटिंग है। अभी आप शेख हसीना की पार्टी को के पर से प्रतिबंध हटा के उनको चुनाव लड़ने दें, 10 सीट नहीं आएगी उसको, तो फिर क्यों उसको बैन करके उनको मार्टियर का, शहीद का दर्जा देना? तो लेकिन यही इसी को कहते हैं ना कि जब आप भीड़ तंत्र को जब आप मजबूत करते हैं तो फिर वो भीड़ जो है डिसीजन लेती है। हसीना के ज़माने में हसीना की भीड़ डिसीजन ले रही थी, कंगारू कोर्ट करके आपने फांसी दे दी जेआई के लीडर्स को। अब उसी कंगारू कोर्ट में आपको फांसी पड़ रही है। उस समय भी टेक्निकल एविडेंस थे, इस समय भी टेक्निकल एविडेंस है। तो ये सेल्फ सर्विंग चीज़ें हैं। लेकिन इससे ये कहना कि वो जो है पूरा अब इस्लामिस्ट हो गया, अभी लोग इस्लामिस्ट वर्ड जो है बहुत कैजुअली यूज करने लगते हैं। भारत में हर दिन लिंचिंग होती है। हमें इतनी आदत हो गई कि हम नंब हो गए।
भारत को तो कोई नहीं कह रहा है कि ये इस्लामिस्ट के का जो भी इक्विवेलेंट हिंदू का होगा वो बन गया है। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। सरकार को इस पे रोक इस तरह से लगानी चाहिए कि इलेक्शन कराइए, जो गवर्नमेंट जीत के आएगी उसके पास मैंडेट भी होगा, उसके पास क्राउड भी होगी, क्लाउड भी होगा कि वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, आपके बस की नहीं। शाही साहब, अभी तो कई राजनीतिक दल हैं, जमात इस्लामी भी चुनाव लड़ेगा इस बार। बिल्कुल, हाँ। बीएनपी मेन, हाँ। खालिदा जिया की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनके बेटे लड़ेंगे। उनके बेटे हैं और उनकी पार्टी के वर्कर हैं। अब ये स्टूडेंट्स वाली पार्टियां भी बन गई हैं। समझ आ रहा है बांग्लादेशी राजनीति किधर जा रही है? देखिए, स्टूडेंट को एक पॉपुलर सपोर्ट एक हल्के में है, कुछ हल्के में उनको सपोर्ट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सबको पता है, मेरे से बेहतर आपको पता है, आपने भारत में इतने चुनाव कवर किए हैं कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जो चुनाव होती है ना, इसमें काडर चुनाव लड़ता है, काडर चुनाव जिताता है। ये बच्चे कितने काडर इकट्ठा कर लेंगे बीएनपी के सामने में, जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, जिनके पास पूरा काडर का तंत्र है। तो हाँ, अर्बन सीटों पे, उन सीट्स पे जहाँ इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, धनमंडी हो, बाड़ी धरा हो, इन सब जगह से आप गुलशन हो, आप सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि आप पूरे बांग्लादेश में, जहाँ पर पूरा का पूरा एक वेल ऑयल्ड मशीन, हालांकि पिछले 10-12 सालों में उस मशीन से बहुत से पुर्जे जो है शेख हसीना ने निकाल लिए थे, जेल गए, मर गए सब, लेकिन फिर भी अब तो निकल के आए हैं। खालिदा जिया की तबीयत खुद ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन देखें, वो पार्टी एग्जिस्ट करती है ना, वो और उसके कैडर एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जब तक हाँ, कुछ अभी बीच में कुछ बड़ा हो जाए, कुछ इस तरह की, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शक व शुबा होना चाहिए कि बीएनपी इलेक्शन जो है वो एज अ केक वॉक जीत रही है। शाही साहब, एक और सवाल आ रहा था जहन में कि भारत के साथ संबंध बांग्लादेश के और धीरे धीरे ख़राब ही होते जा रहे हैं, और शेख हसीना जिस कदर यहाँ हैं भी और यहाँ से बयान भी दे रहे, उन्होंने एक बयान दिया कि वहाँ मोहम्मद यूनुस ने ये हमला करा रहे हैं, उन्होंने तमाम क्रिमिनल्स को जेल से छोड़ दिया है। तो भारत के साथ संबंध तो बांग्लादेश के ख़राब होते जा रहे हैं। सुधार की कुछ उम्मीद चुनाव के बाद ही होगा, जो उससे पहले तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, सुधरेगा नहीं। देखें, शायद हमारे दर्शकों को ये पता ना हो, कुछ हलकों में पीठ पीछे ये भी बातचीत हो रही है कि चूँकि सार्क जो है उसको भारत पाकिस्तान की शत्रुता ने एक तरीके से उसको ग्राइंडिंग हॉल्ट पे लाके रख दिया है, तो एक साउथ एशियन एक कोई बॉडी ये बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारत को अलग थलग किया जाए। अच्छा। और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, थोड़े लेवल पे चीन वगैरह भी इसमें अभी शामिल है। मतलब अभी ये बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज पे है इसकी, मतलब जिसको कहते हैं कि एक अंकुरित भी अभी ये बीज नहीं हुई, लेकिन ये बीज जो है रोपी गई है। इस बीज का रोपा जाना ही हमारे लिए सेटबैक होना चाहिए, और हमको तुरंत इस पर एक्ट करना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की कोई महाज जो है उभरती है, और अगर ये 3 कंट्री, चाइना भी उसका हिस्सा बन जाता है, तो मैं इमीडिएटली देख रहा हूँ कि कई ऐसे कंट्री हैं जो इसमें, वाई वुड नॉट नेपाल बी पार्ट ऑफ इट। देखें, जब चाइना किसी के उसमें एंटर करता है तो फिर एक अलग क्लाउड बन जाता है ना। तो ये मुझे लगता है कि दिस शुड बी निप्ड इन द बड, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी है लोगों का समझना कि अगर लोग ये समझते हैं कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान कोई ऐसा है कि मतलब कोई चैनल्स जो हैं वो खुले नहीं हैं, तो ये सही नहीं है। चैनल्स जो हैं वो खुले हुए हैं, और इनफैक्ट बैकरूम बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं जो आपको सामने उभर के नहीं आती है। तो अभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि निकट भविष्य में तो इसके सुधरने की गुंजाइश नहीं है। अभी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये और बिगड़े ना। सुधरने की तो अभी हम उससे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन अगर यही हम कर लेते हैं कि जहाँ पे है वहीं पे रहे, फर्दर डिटोरिएट ना करे, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी के मौजूदा माहौल में होगी। तो बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल चुका है लगभग, जितना बचा है उसको संभालने की ज़रूरत है। हमारी एक अधिकारी जो वहाँ पर तैनात हैं, उनसे बात हुई थी जब हम वहाँ पर थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने सारे
अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वी हैव पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इन वन बास्केट, वही हमने कर दिया था। हमने शेख हसीना पर बहुत दांव लगा दिया था, लेकिन वो अब कोशिश कर रहे थे कि तमाम BNP या जमात इस्लामी के लोगों से बात करें, लेकिन ये हत्याएं कहीं ना कहीं फ्यूल कर रही हैं। और साथ में जो सोशल मीडिया पर तमाम ऊल जलूल कि अच्छा हुआ, ताली बजाओ और ये मर गया, फलाना था, ढिमकाना था, वो कहीं ना कहीं जो सुधरते हुए संबंध दिख भी रहे हैं आगे, उन्हें खाक कर देता है। और ये चुनौती पैदा कर देता है उन अधिकारियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में बातचीत में लगे हैं कि एक पड़ोसी हमारे हाथ से ना निकले। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।